स्टूडेंट, मैं रणजीत कुमार जाखड़, मैथमेटिक्स लेक्चरर एमडी स्कूल रावसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं 12वीं क्लास के मैथ का पहला चैप्टर है कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन स्टार्ट करने जा रहा हूं आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। राजस्थान बोर्ड के अंदर ये जो चैप्टर है कितने मार्क्स का है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले तो ये बता दूं मैं आपको भी इसमें ये जो चैप्टर है 3 नंबर का चैप्टर है और इसमें सिर्फ आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ठीक है, तो इस चैप्टर में से ओनली मात्र 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा। ठीक है, अब बात आती है अभी इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपके ये 5 टॉपिक है। नंबर 1 पर है फंक्शन, ठीक है, 2 नंबर पर संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन, प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन और लास्ट टॉपिक है मॉड्यूलोपत्ति यानी मॉड्यूलो सिस्टम। तो इस चैप्टर में ये 5 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है भी चैप्टर का नाम ही संयुक्त फलन है, तो सबसे पहले आपको फलन के बारे में पता होना चाहिए भी फलन क्या चीज होती है। तो फलन वैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, पर फिर भी अपने क्या करेंगे, फलन का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त फलन है, चैप्टर का नाम ही संयुक्त फलन है, तो इसके बारे में तो आपको विशेष तौर से पता होना चाहिए भी संयुक्त फलन क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ आपको मैं फलन के बारे में समझाऊंगा भी फलन क्या चीज होती है। ठीक है, फलन के टाइप तो आपको पता है 11वीं क्लास में आपने पढ़े हैं, तो वो टाइप्स आगे मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको फलन के बारे में बता देता हूं भी फलन क्या चीज होती है। ठीक है, तो फलन देखिए क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। तो फलन किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध होता है। देखिए इस डेफिनेशन में क्या है भी किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध होता है। ठीक है, मतलब इस डेफिनेशन में ये है भी मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट ए है और एक कोई सेट बी है, तो सेट ए के अंदर जितने भी अवयव है उनका सेट बी के अंदर कोई न कोई प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, और बी के अद्वितीय अवयव से उसका संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको 2-4 एग्जांपल बताता हूं। तो पहला एग्जांपल देखिए, भी मान लीजिए आपके पास एक कोई सेट ए है जिसके अंदर अवयव है 3, 4, 5। ठीक है, और एक सेट बी है जिसके अंदर अवयव है स्मॉल ए, बी और सी। ठीक है, तो इस फलन को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने। मान लीजिए सेट ए है, इसके अंदर आपके जो अवयव है वो है 3, 4, 5 और सेट बी जो है इसके अंदर अवयव है आपके पास ए, बी और सी है। अब ए से बी के अंदर ये एक मैं कोई फलन दर्शा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए 3 का संबंध है ए से, 4 का संबंध है बी से और 5 का संबंध है सी से। ठीक है,
अवयव 3 जो है इसका संबंध है ए से, 4 का है बी से, 5 का है सी से। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन ये है भी ए के अंदर कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बी के किसी भी अवयव से संबंध ना हो। मतलब ए के अंदर कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए और बी के अद्वितीय अवयव से इसका संबंध होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आपने लिखा है तो देखिए फलन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। तो संकेत के लिए आपको बता दूं भी फलन जो है उसको संकेत के लिए आप स्मॉल एफ जी एच एनीवन किसी भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एफ जी एच किसी से भी आप फलन को दर्शा सकते हैं। बाकी फलन को लिखने का जो तरीका है वो क्या लिखा जाता है, जैसे यह एक फलन है, इसे f कोलन a टेंस टू b इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अर्थात इसका मतलब ये है भी फलन f जो है वो a से b के अंदर क्या है, परिभाषित है। तो जब कोई भी फलन a से b में या b से c में या c से d के अंदर परिभाषित है तो उस फलन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास फलन की परिभाषा है भी किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा नियम है, अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंध होता है। और फलन को प्रतिचित्रण, ठीक है ना, प्रतिचित्रण या मैपिंग भी कह सकते हैं अपने। ठीक है, प्रतिचित्रण भी। तो ये फलन की डेफिनेशन थी। अब 2-4 एग्जांपल आपको बताता हूं भी फलन के अंदर भी कौन सा फलन है कौन सा फलन नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका ये टॉपिक बढ़िया क्लियर होगा और साथ में आपको पता चलेगा भी फलन कौन सा है कौन सा फलन नहीं है। जैसे मान लो 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके अंदर आपके पास अवयव है 1 2 3 4। एक सेट बी है जिसके अंदर अवयव है ए बी सी और डी। ठीक है, ये है फलन। इसको मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूं भी मान लीजिए 1 जो है उसका संबंध है बी से, 2 का संबंध है सी से। ठीक है, अब 3 का संबंध भी है सी से और 4 का संबंध भी किससे है, सी से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर अवयव है 5 6 7 और एक सेट बी है जिसके अंदर अवयव है ई एफ और जी। ए से बी में परिभाषित कोई ये फलन है। मान लीजिए 5 का संबंध है ई से, 6 का संबंध है एफ से और 7 का संबंध मान लो किसी से नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर अवयव है 2 3 7 9। एक सेट बी है जिसके अंदर अवयव है मान लीजिए एच जी एफ और आई। ए से बी में परिभाषित ये कोई फलन एफ है। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए 2 का संबंध जो है वो एच से है, 3 का मान लीजिए जी से है और 7 का भी मान लीजिए आपके पास जी से है। ठीक है, और 9 का मान लीजिए आपके पास किससे है, आई से। ठीक है, तो और 3 जो है या 2 जो है उसका संबंध मान लीजिए इससे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी कौन से है फलन है कौन सा नहीं। नंबर 1 पर देखिए 1 का बी से, 2 का ए से, 3 का सी से, 4 का डी से। ठीक है, तो इसके अंदर ए के अंदर नंबर 1 तो कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका कोई भी प्रतिबिंब ना बन रहा हो, सभी अवयवों का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर डी जो अवयव है उसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अद्वितीय रूप से इसके साथ संबंधित है। अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 2 है तो आपके पास ये जो है ये आपका फलन है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये फलन है। अब ये जो लिखा है ये आपका फलन नहीं है। ये फलन नहीं होने का कारण क्या है भी आपके पास सेट जो ए है
इसके अंदर जो अवयव 7 है इसका कोई भी प्रतिबिंब इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भी ए के अंदर कोई अवयव खाली रह जाए, तो ए के प्रत्येक अवयव का किसी न किसी अवयव से अद्वितीय रूप से संबंधित होना चाहिए। अब उसके बाद में इसमें देखिए, ये जो एक अवयव है 2, इस एक अवयव के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अवयव का इधर एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 जो है उसका एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है भी 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब, जैसे ये 3 और 7 है तो इसका f जो है, तो ये जो है आपके पास ये भी फलन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये फलन दिया गया है, जो फलन है ये दोनों फलन नहीं है। एक फलन का एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो ये फलन के थोड़े बहुत एग्जांपल है। अब देखिए आगे क्या है, इस फलन के अंदर अपने पढ़ेंगे भी इस फलन को कर्मित युग्म में या कार्तीय गुणन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कर्मित युग्म के रूप में कैसे लिखा जाता है फलन को, तो एक उदाहरण लेकर उसको आप बताता हूं मैं आपको भी कर्मित युग्म में कैसे लिखा जाता है, और कर्मित युग्म भी आपको बताऊंगा भी क्या चीज होती है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर सेट ए है, ए के अंदर अवयव मान लीजिए 3, 4 और 5 है, और एक सेट बी है जिसके अंदर अवयव है मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ठीक है भाई। ये है फलन एफ। 3 का संबंध है ए से, 5 का है बी से, 4 का है मान लीजिए सी से, ठीक है। तो अब देखिए इस फलन को कर्मित युग्म में कैसे लिखा जाता है, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो है उसमें कैसे लिखेंगे इसको। तो उसमें लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 जो सेट ए है इसका अवयव 3, 4, 5 है, सेट बी में ए, बी, सी, डी है, तो 3 का संबंध किससे है, 3 का संबंध है ए से। उसके बाद में 4 का किससे है, 4 का है सी से, ठीक है। और उसके बाद में 5 का किससे है, 5 का संबंध है डी से। अब देखिए डी जो है, डी का इधर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो अपने को वो अवयव नहीं लिखने जिसका किसी से संबंधित नहीं हो। तो ए के जो जो अवयव इधर बी से संबंधित है वो सारे कर्मित युग्म में आते हैं। ये जो अंदर वाले मैंने वैल्यू लिखी है इसको बोलते हैं कर्मित युग्म, ठीक है। अब इस कर्मित युग्म के रूप में आप किसी भी फलन को ऐसे लिख सकते हो। अब बात आती है जो फलन है, इस फलन के अंदर 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपने जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर भी वो चीजें काम आएगी, ठीक है। तो वो 3 चीजें क्या है, वो 3 चीजें हैं फलन का, एक तो प्रांत जिसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है भाई। नंबर 2 पर आता है परिसर जिसको बोलते हैं रेंज, और नंबर 3 पर आता है सहप्रांत यानी जिसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो फलन में ये 3 चीजें हैं, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। अब ये 3 चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तीनों चीजें क्या होती है, और ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो अपने सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उस सेकंड चैप्टर के अंदर भी ये चीजें बहुत काम आएगी। तो देखिए फलन के अंदर आगे अपने प्रांत, परिसर और सहप्रांत पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए प्रांत जो है उसके लिए तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, उसको कर्मित युग्म में लिखेंगे। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था वही दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। तो एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसके अंदर अवयव वही ले लीजिए 3, 4, 5। सेट बी जो है उसके अंदर अवयव ए, बी, सी और डी। ए का बी से, 3 का ए से है मान लीजिए, 4 का सी से, 5 का बी से, डी का किसी से संबंधित नहीं है। तो इसको जब कर्मित युग्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3, ए, उसके बाद में 4, सी और फिर 5, बी, ठीक है भाई। अब देखिए इसके अंदर क्या है भाई, आपके पास नंबर 1 पर आता है फलन का प्रांत, फलन का प्रांत यानी जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है। डोमेन जो होता है वो होता है आपके पास, जैसे ये कर्मित युग्म में लिखा है तो सीधा सा मैं कह सकता हूं जो आपका समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव,
यानी इस एग्जाम्पल में जो ये फलन है इसका जो प्रांत है वो समुच्चय ए के अवयव है, अर्थात प्रांत के अंदर अवयव आएंगे कौन से, ये जो कर्मित युग्म में लिखे हुए इनके जो पहले अवयव है, जैसे कौन कौन से हैं 3, 4 और 5, ये इसका प्रांत होगा, जिसको आप किससे लिख सकते हो, सेट ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फलन का प्रांत। नंबर 2 पर आपको बताया था परिसर, यानी फलन का परिसर रेंज क्या होती है, फलन का परिसर। तो फलन का परिसर जो होता है वो क्या होता है, समुच्चय जो बी है, समुच्चय बी के अंदर वो अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब ए के अंदर, यानी बी के वो अवयव जो ए के अवयवों से क्या है, संबंधित है। तो बी के वो अवयव जो संबंधित है, या आप कह सकते हो कर्मित युग्म में लिखने के बाद, इन सेट को कर्मित युग्म में जब लिखा तो लिखने के बाद में जो पहले अवयव आएंगे वो तो आपका फलन का प्रांत कहलाएगा, और बाद वाले जो अवयव है वो इस फलन का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो परिसर के अवयव कौन से हो गए, परिसर के अवयव हो गए आपके पास ए, सी और बी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें वही अवयव आएंगे जो इस प्रकार कर्मित युग्म में लिखने के बाद, मतलब ए के अवयवों का बी के जिन जिन अवयवों से संबंध है वो अवयव। ठीक है, और नंबर 3 पर लास्ट आपका आता है फलन का सहप्रांत, फलन का सहप्रांत, जिसको आप बोल सकते हो कोडोमेन क्या होता है। तो सहप्रांत जो होता है वो आपका क्या होता है, समुच्चय जो बी है, समुच्चय बी के अवयव, यानी जो सेट बी है उस पूरे को इस फलन का क्या बोला जाता है, सहप्रांत बोला जाता है। तो सहप्रांत के अंदर अवयव कौन से आएंगे, ए, बी, सी और डी, यानी आप कह सकते हो पूरा का पूरा सेट डी। तो ये 3 चीजें हैं जिसको अपने जो आपका फलन दिया है उसको कर्मित युग्म में लिखने के बाद में आसानी से इसको देखा जा सकता है भी फलन का प्रांत क्या होता है। तो प्रांत होता है सेट ए पूरा, यानी ये पहले अवयव सेट ए के है तो वो सेट ए जो होगा वो प्रांत होगा। फलन का परिसर क्या होगा, बी के वो अवयव जिनका संबंध किससे है, ए से। ठीक है, वो सारे अवयव इसमें आएंगे। और सह प्रांत क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी जो होगा वो सह प्रांत आएगा। अब एक बात बताने जा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है, ये जो परिसर होता है आपका, ठीक है, परिसर जो होता है वो सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। सह प्रांत का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है भाई, उप समुच्चय होता है। देखिए कैसे उप समुच्चय, वैसे भी आपको बता रहा हूं भी, ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा भी उप समुच्चय क्या होता है। जब किसी एक सेट के सारे अवयव किसी दूसरे सेट के अंदर हो तो उसको क्या बोल सकते हैं अपने, उप समुच्चय। जैसे आप देखिए एग्जांपल ये है भी, ये 3 अवयव है, ये तीनों अवयव इस सेट के अंदर है तो इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर है, तो ये जो है इसका क्या है, उप समुच्चय। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो भी परिसर जो होता है वो सह प्रांत का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, अब जितना भी मैंने ये टॉपिक करवाया आपको फलन के बारे में, तो एक बार इसको फिर ध्यान से अच्छी तरह से आप इसको रिवाइज कीजिएगा। टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को जरूर बताइएगा भी सर यहाँ से समझ में नहीं आया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अभी आपको जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज आपको ये फंक्शन पढ़ाया है फलन, वैसे ये 11th क्लास में आप पहले भी पढ़ चुके हो तो उम्मीद करता हूँ भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब कल अपने पढ़ेंगे संयुक्त फलन, यानी जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो क्या होता है, और बाकी जितने भी आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ इनकी पीडीएफ जो भी है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपने इस टॉपिक के साथ में संयुक्त फलन। ठीक है।